समय का कोई भी ऐसा क्षण नहीं जो इंसान के भाग्य के उदय के लिए अवसर उपस्थित न करता हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय के उस क्षण को न पहचान सके, न समझ सके और वह वक्त उसके हाथ से गुजर जाए तो वो कभी वापस लौट के भी नहीं आता। समय कभी ठहरता नहीं, रुकता नहीं, वह तो गतिशील है। समय की गतिशीलता को पहचान कर यदि मनुष्य उस सम्मुख आए अवसर को यदि पकड़ लेता है और उसके सम्मुख अपनी योग्यता प्रदर्शित करता है तो निश्चय ही वह अपने भाग्य को उदय कर सकता है। वह अपने जीवन को संवार सकता है। बस एक अवसर ही होता है जो समय के साथ आता और समय रहते अगर इंसान उस अवसर को पहचान कर अपनी योग्यता प्रदर्शित करता रहे तो निश्चय ही वह अपने जीवन को संवार लेता है, सुधार लेता है और जो वो चाहता है वो उसे हासिल भी हो जाता है। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक ऐसे लड़के की जो आगे चलकर विश्व के शीर्ष मूर्तिकारों में से एक हुआ, जिसका नाम आज पूरा विश्व अच्छे से जानता है। उसे सम्मान प्राप्त है एक अच्छे होनहार मूर्तिकार के रूप में। आइए मैं उनके बचपन की कहानी बताती हूँ, जिससे शायद इस कहानी के माध्यम से आपको समय के उस पल को पहचानने और समझने की मैं एक ऐसे लड़के की कहानी आपके सामने रख रही हूँ जो अवसर को समझ करके अपनी जीवन को बदल डाले, अपनी जीवन धारा को बदल डाला। तो बात करती हूँ मैं एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार की। बचपन में वो बहुत ही गरीब थे। गरीबी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें लोगों के घर में जाके बर्तन मांजना पड़ता था। धीरे धीरे वो अपने समय को यूटिलाइज़ करना चाहते थे। उन्हें सिर्फ बर्तन मांजने का काम अच्छा नहीं लगता था। वो बस मजबूरी बस अपनी आर्थिक स्थिति के बर्तन मांजना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हर छोटे बड़े काम को करने के लिए खुद को मजबूत बनाया। तो बचपन में जब उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो वो एक धनाढ़ व्यक्ति थे। उनके घर बर्तन मांजने के लिए जाया करते थे। तो उनके मालिक के घर के ठीक सामने एक मूर्तिकार का दुकान था जहाँ पे मूर्तियाँ बनाई और तराशी जाती थी। जब एंटोनियो अब ये बर्तन मांजने के बाद एंटोनियो एक धनी व्यक्ति के घर बर्तन मांजा करते थे। और जब बर्तन मांजने में इनकी कोई विशेष रुचि, बर्तन मांजना किसी की विशेष रुचि नहीं होती है। तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो बचपन में इनके लिए पढ़े लिखे न होने के कारण उनको एक धनी व्यक्ति के घर में बर्तन मांजने जाना पड़ता था। वो बर्तन मांजने जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को अयोग्य नहीं समझा। सबसे बड़ी बात होती कि आप अपनी योग्यता को पहचानते रहिए। आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए कि नहीं, मैं ये इस काम को कर सकता हूँ या मुझे करने की लगन होनी चाहिए। जिस दिन इंसान के अंदर की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी इच्छा शक्ति को जीवित रखें, समय को पहचानें और समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते रहें, अपने को रीस्किल करते रहें। तो संभवतः आप जीवन की उन सभी ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनको आप छूना चाहते हैं। तो सबके सपने अलग होते हैं। करने का सबका अलग अंदाज होता है। सबके अपने अपने चॉइस होते हैं। किसी काम को कोई किसी तरीके से करता है तो किसी और तरीके से। तो इसलिए किसी चीज़ के लिए आप दुखी ना हो और हर एक अवसर आपके लिए, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होता है। तो मैं आज आपसे बात करती हूँ एंटोनियो की। एंटोनियो एक गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के घर से मतलब संबंध रखने वाले बालक था, जो एक धनी व्यक्ति के घर में जाकर के बर्तन धोया करते थे। जब ये उनके घर जाते बर्तन धोते तो बर्तन धोने के बाद इनकी पढ़ाई में वैसे विशेष रुचि नहीं होने के कारण इनके फैमिली वाले इनको स्कूल या पढ़ने के लिए प्रेशराइज न करके इनको काम पे लगा देते हैं। ये काम करने जाते हैं और वहाँ पे बर्तन धोते हैं। एक धनी व्यक्ति के घर पे बर्तन धोते हैं और धनी व्यक्ति के घर के ठीक सामने पे ही एक मूर्तिकार का दुकान होता है जहाँ पे मूर्तियाँ तराशी और बनाई जाती हैं। ये जब बर्तन धुलने के बाद जो वक्त बचता था, जिस समय को लोग अपने फालतू के शौक पूरे करने में लगा देते हैं या फालतू के गपशप में खर्च कर देते हैं, ये वो काम नहीं करते थे। ये पढ़े लिखे तो बहुत नहीं थे, लेकिन ये जानते थे कि मुझे अपने समय को उपयोग में लाना है। मुझे फालतू के समय का वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय को वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हर एक समय को अपने ऊपर खर्चना चाहिए और जब इंसान वक्त अपने ऊपर खर्चता है तो वक्त उसे निखारता ही है। तो ये जब बर्तन मांजने से समय बचता था एंटोनियो का, तो ये उस दुकान में चले जाते थे और वहाँ चुपचाप बैठ जाते थे। एक कोने में बैठे बैठे सभी कारीगरों को काम करते हुए देखते थे। कैसे वो मूर्ति बना रहे हैं, कैसे उसे काट रहे हैं, छाट रहे हैं, कैसे उसको तराश रहे हैं, कैसे उसे शेप दे रहे हैं, कैसे उसकी सुंदरता को निखार रहे हैं, कैसे उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो ये देखते रहते। जब इनको टाइम घर यहाँ के काम से मिलता, बर्तन धुलने के काम को ये जैसे ही ख़त्म करते जल्दी फिर ये जाके अपनी
रुचि के हिसाब से मूर्तिकार के पास चले जाते और वहाँ चुपचाप बैठ के बस देखते रहते थे। तो ये ज़्यादा कुछ उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, कोई विशेष ही नहीं करते थे वहाँ पे, चुपचाप से बैठे रहते थे। तो वहाँ पे जो बात नहीं, बैठा है बैठे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखते इनके अंदर धीरे-धीरे उन सब चीज़ों को देख के ऑब्ज़र्व करने लगे। फिर ये उनसे बात किए कि क्या मैं आपके यहाँ पत्थर को छाँटने का काम कर सकता हूँ? मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं करूँगा। कोई पैसा ना लेने की वजह से वो कारीगर लोग सोचे कि चलो कुछ काम मेरा आसानी हो जाएगा, तो उन्होंने उसके लिए उन्हें परमिशन दे दिया। वो अपना उसे काट तराशते थे, जो है पत्थरों को तराशते थे। धीरे-धीरे वो एक अच्छा मूर्तिकार के पथ पे आगे बढ़ने लगे। इनके मालिक के घर में एक बार बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, उसमें बहुत बड़े-बड़े मूर्तिकार विशेषज्ञ भी होते हैं जो आते हैं। तो वहाँ पे जो मेज़बानों की स्वागत के लिए जिन्हें ये काम सौंपा गया होता है कि उनके स्वागत में कोई भी कमी ना रहे, पूरा डेकोरेशन का काम जिसके हाथ में दिया गया रहता है, संयोगवश उनसे डेकोरेशन में कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, जिससे कि वो पूरी सजावट थोड़ी अधूरी-सी, खाली-खाली सी लगती है। तो एंटोनियो देखते रहते हैं तो सोचते हैं कि जब देखते हैं कि वो डेकोरेशन जो हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये जाके उससे बात करते हैं कि क्या मैं यहाँ पे कुछ सजावट अपने हिसाब से कर सकता हूँ? तो डेकोरेशन कुछ खाली-खाली लगने की वजह से उन्होंने उसे डेकोरेशन करने में उनकी मदद ले ली। तो उन्होंने क्या किया कि एक खूबसूरत सा मक्खन से इतना सजीव दिखने वाला एक शेर बनाया, जिसे आप कह सकते हैं कि देखने में हूबहू ऐसा रियल लगता था शेर। और सजावट पूरी तरीके से संपन्न हो गई। अब पूरा सजावट जो है कंप्लीट लग रहा था। जब मेहमान आए, मेहमानों ने अपना सब कुछ सारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, तो लेकिन वो जो शेर बना हुआ था वो इतना सजीव, इतना वास्तविक, इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि वो वहाँ पे उन मेहमानों में एक मूर्तिकार विशेषज्ञ भी आए हुए थे। उनका ध्यान बार-बार आकर्षित कर रहा था। तो उन्होंने सेठ को बुलाया और पूछा कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतनी सजीव कलाकारी किसकी है, जिसने निर्जीव चीज़ों में भी जीवन डाल दिया है। तो उन्होंने उस डेकोरेटर को बुलाया, तो डेकोरेटर ने बताया कि नहीं, ये मैं नहीं किया हूँ, ये सारा श्रेय एंटोनियो को जाता है। तो एंटोनियो को बुलाया गया। एंटोनियो ने बताया कि मैं अपने खाली समय में इसको यूटिलाइज़ करता था। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई-लिखाई मेरी बहुत विशेष रुचि भी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ये काम बर्तन धुलने का काम करना पड़ा। लेकिन बर्तन धुलने में भी मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी, ना ही मेरी रुचि का काम था। इसलिए मैं अपने बचे हुए समय का उपयोग मूर्तिकार की दुकान पे करता था, जहाँ पे मैं उनको मूर्तियाँ बनाते, तराशते, छाँटते देखता था। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी, आकर्षक लगी और उसमें सीखने वो धीरे-धीरे मेरे दिमाग में, मेरे मन मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठती गई। तो फिर मैं वहाँ पे तराशने का काम शुरू कर लिया। मैं बचे हुए समय का अपना उपयोग करता था। इसके लिए मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन हाँ, मुझे मेरे मन में बहुत असीम शांति और सुख मिलता था, क्योंकि वो मेरे मन का काम था, जिसमें मेरा मन लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने कहा ठीक है। मूर्ति विशेषज्ञ ने सभी अभ्यागतों का ध्यान आकर्षित करते हुए उस मेज पे बनी हुई शेर की मूर्ति की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सभी सज्जनों से निवेदन है कि इस मूर्ति में जो कलाकारी की गई है, इस मूर्ति को बनाने में, इससे ये पता चलता है, ये समझ में आता है कि ये बालक भविष्य में चलकर अगर इसे अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, अच्छा नॉलेज दिया जाए मूर्ति के बारे में, तो ये आगे चलकर विश्व का प्रख्यात मूर्तिकार बन सकता है। तो उनके जो सेठ थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बीड़ा मैं उठाता हूँ और एंटोनियो को जो मूर्ति सीखने के लिए, मूर्ति तराशने के लिए, बनाने के लिए जो सुविधाएँ, जो शिक्षा, जो नॉलेज, जो उनको वो ज़रूरत होगी, वो सब मैं पूरी करूँगा। इन्हें आज से बर्तन धुलने की ज़रूरत नहीं है, इनकी मैं सारी सहायता करूँगा। तो फिर इनकी मूर्ति बनाने की कला को सीखने में मूर्ति कला को सीखने के अध्ययन में जो भी खर्च होगा वो सब मैं करूँगा। ये सब उन्होंने पूरे समारोह में घोषणा कर दी। तो एंटोनियो वही कह रहे हैं कि अवसर किसको कब और कैसे मिलेगा कोई नहीं जानता। बर्तन धुलने वाला एंटोनियो भी नहीं जानता था कि उसके सामने कौन से अवसर ऐसे उपस्थित होंगे कि उसके भविष्य का निर्माण ही कर देंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी रुचि के अनुसार अपने आप को रीस्किल करने का बस कोशिश किया, अपने
समय को यूँ ही ज़ाया नहीं किया, उसमें कुछ सीखने की कोशिश करते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो आगे चलकर विश्व के प्रख्यात शीर्ष मूर्तिकारों में से एक शीर्ष मूर्तिकारों में कैनोवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, समय कब और कैसे अवसर उपस्थित करेगा किसी को नहीं पता होता है, इसलिए अपने समय का उपयोग करें, अपने आप को स्किल करते रहें, कुछ सीखते रहें, नया सीखना ही और नई चुनौतियाँ पार करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समय रेत की तरह फिसलता है, बंद मुट्ठी में से भी समय रेत जैसे फिसल जाती है, वैसे देखते देखते समय कब गुजर जाता है नहीं पता लगता, इसलिए हमेशा अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। किसी को नहीं पता है कि किसका समय कब बदलेगा, पर समय बदलेगा ज़रूर। एक दिन समय अपने साथ आपके भविष्य का निर्माण भी स्वयं ही करेगा, इसलिए हमेशा अपने आप पर काम करें, अपने आप को स्किल करते रहें और अवसर को पहचानें। राधे राधे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।